चलिए लाइव है हम आपके साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आवाज जा रही है हमारी? आज थोड़ा लेट हो गया है, माफी चाहते हैं। कुछ कारणवश आज थोड़ा टाइम लेट हो गया है, इसके लिए माफी। लेकिन आप लोगों को अभी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? ऑडिबल है हम? ऑडिबल है? बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा था? एनसीएफ 2005। कल के क्लास में हम लोग यही पढ़े थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बैच का टाइमिंग वही है, बस आज थोड़ा लेट हो गया है। टाइमिंग वही है जो आपका है 7 से 9। ठीक है, तो देखिए एनसीएफ 2005 में हम लोग बहुत सारे विशेषताओं पर कल चर्चा किए थे। जैसा कि हमने बताया था, शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन है? एनसीएफ 2005 है। ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है। पढ़ाई को रटने की प्रणाली से क्या करना है? फ्री करना है, मुक्त करना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कराना है। कक्षा कक्ष को आदर्श एक्टिविटी से जोड़कर पढ़ाना है। शिक्षण सूत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। टीचिंग फॉर्मूला याद है? हमने मूर्त से अमूर्त की बात की थी, हमने ज्ञात से अज्ञात का बात किया था। ये सब हमारा क्या था? शिक्षण सूत्र था। शिक्षण सूत्र का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें, ये सब शिक्षा प्रणाली की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसको बहुत लंबा चौड़ा हम लोग चर्चा किए हुए थे। नैतिक मूल्य, जिसको हम लोग बोले थे मोरल वैल्यू, तो मोरल वैल्यू को बच्चा में कैसे सिखाना है? तो मोरल वैल्यू हम कहे तो उपदेश देने से नहीं सीखेगा बच्चा। कैसे सीखेगा? वातावरण प्रस्तुत करना होगा, है ना। उसके बाद में विद्यार्थियों के धारणा में कौन बदलाव करेगा? शिक्षक। कल बताए थे नकारात्मक और सकारात्मक धारणा। अगर बच्चा में नकारात्मक धारणा बन जाता है तो उसको दूर करने का काम केवल और केवल कौन कर सकता है? टीचर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में बोले थे कि बच्चा से हमेशा आपको रियल एक्सपेक्टेशन रखना है, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ना। उच्च आकांक्षा आपको नहीं रखना है। बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में कैसा वातावरण होना चाहिए? तनाव मुक्त, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री इन्वायरमेंट बच्चा को बाहरी वातावरण में देना है ना। हमको लगता है यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे, इसके आगे हम लोग बात नहीं किए थे। तो इसके आगे का पॉइंट है कि कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। हाँ, कह रहा है कि देखिए क्लास आपका हमेशा जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपस में बातचीत करने का आप मौका दीजिए, है ना। आपका क्लास बिल्कुल चुप और शांत नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में दो प्रकार के टीचर आए होंगे। एक शिक्षक के आने के बाद में पूरा क्लास चुप्पी हो गया होगा, लेकिन एक टीचर के आने के बाद में बच्चे सर से ही क्या करते हैं? हालचाल पूछते हैं, सर कैसे हैं। बच्चा से भी सर हालचाल पूछते हैं। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि क्लास वह ज्यादा अच्छा है जहां पर कुछ बच्चा को इंटरेक्टिव वातावरण मिल रहा हो, जहां पर कुछ बातचीत करने का अवसर या बातचीत करने का वातावरण मिल रहा हो। वैसा क्लास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जहां पर बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए क्लास में ज्यादा शांति का नियम ठीक नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ज्यादा शांति का नियम ठीक नहीं है। क्लास ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा को बातचीत करने का थोड़ा सा मौका मिले। ठीक है ना। इसीलिए कह रहा है कि कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। तथा खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की बात को महत्व नहीं दे। हाँ, कह रहा है कि देखिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप आयोजन कराते हैं स्कूल में, जैसे देखिए स्कूल में बहुत सारे खेल का भी हम लोग आयोजन कराते हैं, जैसे फुटबॉल प्रतियोगिता हो गया, क्रिकेट प्रतियोगिता हो गया, हॉकी प्रतियोगिता हो गया। अलग अलग तरह के खेल का आयोजन हम लोग कराते हैं ना ये विद्यालय में। 15 अगस्त के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो गया, उसमें बच्चे डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटी। तो ये सारा जो आप काम कराते हैं बच्चा को केवल इसलिए कंपेयर करने के लिए नहीं आप कराते हैं कि हाँ फलाना फेल कर गया तुम पास कर गया। फेल पास हमारा मकसद कभी रहता है इसमें नहीं। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एक्टिविटी में, यही हमारे लिए क्या होता है? बहुत बड़ी बात होता है कि भाई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। न कि फेल कर गया पास कर गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ पर स्पष्ट यह बात कहा जा रहा है कि देखिए कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन या कोई भी खेल का आयोजन अगर आप अपने स्कूल में, कोई भी कंपटीशन का आयोजन अगर आप अपने स्कूल में कराते हैं, तो उसके पीछे एज ए टीचर कभी भी ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम फेल पास को छांटने और चिन्हित करने के लिए खेल का आयोजन करा रहे हैं। आपका उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि हम इस खेल का आयोजन इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चे और ज्यादा इसमें सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन में क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है डांस किए हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, तो उसमें तो स्वाभाविक सी बात है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो 3 ही आदमी आएगा, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर 3 आदमी आता है, मान लीजिए 15 आदमी परफॉर्म किया है स्टेज पर चढ़ करके, इसका मतलब क्या बाकी 12 आदमी फेल कर गया? नहीं, 12 आदमी फेल नहीं किया, उसको भी स्टेज पे बुलाकर हम लोग छोटा सा उपहार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट रहे, अभी प्रेरित रहे, और उसको लगे कि हाँ हम भी कुछ किए हैं तो हमको भी यह सम्मान मिला है ना। तो तरीका ये होना चाहिए आपका। उसके बाद में कहता है कि बच्चों के अभिव्यक्ति में मातृभाषा के स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, मातृभाषा के बारे में हम आप लोग को खूब पढ़ा है। क्या था मातृभाषा का कॉन्सेप्ट, क्या था बताइए? मातृभाषा का कॉन्सेप्ट क्या था? मातृभाषा किसे कहते थे? हाँ, बोले थे घर परिवार समाज के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। या दूसरे शब्दों में माँ के दूध से जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। अच्छा, एक बात मातृभाषा के बारे में और हम बताए थे कि अगर आप 1 से 5 क्लास के बच्चा को मातृभाषा में सिखाते हैं तो वह जल्दी सीखेगा, है ना। मदर टंग लैंग्वेज में हमको सिखाना भी चाहिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि किसी मानक भाषा को सिखाने के लिए हम मातृभाषा का सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर हम मातृभाषा के सहायता से बच्चा को मानक भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा जल्दी से मानक भाषा को सीख लेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि मातृभाषा हमारे लिए जरूरी क्यों था। तो एक टीचर को भी, एक शिक्षक को भी मातृभाषा के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, और बच्चा अगर कोई विचार मातृभाषा में दे रहा है या मातृभाषा में कोई परिभाषा हो गया या फिर अपना मन का विचार हो गया, अगर प्रस्तुत कर रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कह रहा है हमारा एनसीएफ 2005। इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए घर के भाषा में, देहाती भाषा में अगर बोल दिया तो उसको ये मत कहिए कि तुमको बोलने का ढंग नहीं है, खड़ा हो गया भाई को, तो क्या होगा? अगले दिन से वो खड़ा नहीं होगा, है ना। अगले दिन से अगर उसको याद भी कुछ रहेगा तो वो खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भैया हम बोलेंगे तो फिर हमारा बोलना सही नहीं है, तर्कनात्मक नहीं, या फिर हम मानक भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पा रहे, उससे अच्छा हम बोलेंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो क्या करना है, हम आपको 2 चीज आपको सिखाना चाहते हैं। पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, हम ये कहना चाहते हैं कि एक टीचर होने के नाते अगर आप क्लास 1 से 5वीं तक का शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि हम मातृभाषा का सहायता से ही बच्चा को भाषा सिखाएं। दूसरा, अगर कोई बच्चा मातृभाषा में अपने विचार को व्यक्त कर रहा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्हीं दोनों चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन का विचार। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मन का विचार। मन के अंदर जो हमारा विचार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं, है ना। तो कहता है बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। कहा कि मन के विचार को प्रकट करने में मातृभाषा का स्थान सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दोनों बात समझ गए? क्या क्या हम कह रहे हैं मातृभाषा के संदर्भ में? पहला बात तो हमने ये कहा कि भाई मातृभाषा का प्रयोग के द्वारा आप बच्चों को सिखाने का प्रयास कीजिए उसके सहायता लेकर। अगर कोई बच्चा मातृभाषा में अपने मन के विचार को प्रकट कर रहा है तो मन के विचार को प्रकट करने में अगर मातृभाषा का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से आप यह समझिए कि मातृभाषा के द्वारा ही उसको प्रकट करने दीजिए। मतलब उसको हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। सर जी आज क्लास नहीं आ पाया है लेकिन लाइव में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये हो गया, क्या बताइएगा? बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद में कहता है शिक्षक
अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का उपयोग सबसे अधिक है। अभी बताएं, अधिगम परिस्थिति मतलब लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन मतलब ये हो गया कि सिखाने के क्रम में, शाब्दिक अर्थ का है तो लर्निंग कराने के क्रम में आपको ज्यादा से ज्यादा किस भाषा का प्रयोग करना है, मातृभाषा का ही प्रयोग करना है। अभी हम आपको यही बात समझाए हैं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में देखिए क्या कहता है, पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार पूरा बालक का होना चाहिए। हाँ, मतलब हम तो आपको पहले बताए थे, इस बार तो बहुत अच्छे से चर्चा किए थे कि अभी हमारे देश में वर्तमान में कौन सी शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित सीसीई जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कल बताए थे आप लोगों को त्रिध्रुवीय हुआ करता था कि द्विध्रुवीय, तीन ध्रुवीय, जिसमें पहला ध्रुव पर कौन था, शिक्षक था, दूसरा पर कौन था, बालक, और तीसरा पर कौन था, पाठ्यक्रम था। तो आपने ये देखा था ना कि इसमें केंद्र में किसको रखा जाता था, बालक को। तो सीधी सी बात है, जब केंद्र में इसमें बालक को रखा जाता था तो आप यह मानकर चलो कि इसी के मन के अनुसार काम होता था। हमने कल भी कहा था कि बालक के मन के अनुसार जिस शिक्षा व्यवस्था को चलाया जा रहा है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो भाई सीधी सी बात है, पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार भी पूरा का पूरा किसका होगा, बालक। जिस किताब का मन होगा उसको पढ़ने का, जैसे उसको मन है कि हमको ये किताब पढ़ना है तो आप किसी भी तरह से उसको रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं वो मत पढ़ो, ये पढ़ना है तो पढ़ लो। मतलब पूरा पूरा फ्रीडम देना है बच्चा को ना। भाई देश में बाल केंद्रित शिक्षा है तो पुस्तकालय क्या, कहीं भी उसको आपको फ्रीडम देना ही पड़ेगा इस नियम के थ्रू, क्योंकि केंद्र में आप किसको रखे हैं, बालक को रखे, है ना। तो इसी के इंटरेस्ट के अनुसार, इसी के मन के अनुसार, इसी के अनुभव के अनुसार, इसी के क्षमता के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान करना होगा। बोलो क्लियर। तो इसीलिए पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार पूरा का पूरा किसका होना चाहिए, तो बच्चा का होना चाहिए, ठीक है ना। दंड मतलब पनिशमेंट, पुरस्कार भी दे रहा है कि पुरस्कार और पनिशमेंट जो है की भावना सीमित मात्रा में प्रयोग करना। देखिए एनसीएफ ऐसा नहीं करता है कि हाँ बच्चा को आप पनिशमेंट दीजिए ही मत। एनसीएफ तो बोला कि आप पनिशमेंट दीजिए, है ना, पुरस्कार भी दीजिए, बच्चा को पुरस्कृत भी कीजिए, दंड भी दीजिए, लेकिन उसका मात्रा सीमित होना चाहिए। आप एक टीचर होने के नाते यह समझदारी बनाए रखिए कि इसको कितना दंड हमें देना चाहिए, इसको कितना पनिशमेंट हमें देना चाहिए, है ना। ओवर कर दीजिएगा वह गलत है, पनिशमेंट देना गलत नहीं है, लेकिन ओवर पनिशमेंट देना क्या है, गलत है। अब 5वीं क्लास का कोई बच्चा है, कोई छोटी सी गलती अगर कर लिया हो तो उसके अनुसार आप पनिशमेंट दीजिए ना, कि जिसको वो सहन कर पाए। अब ऐसा पनिशमेंट मत दीजिए कि कल से बुखार लग जाए फिर वो स्कूल आना बंद कर दे। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि पनिशमेंट देना है लेकिन उचित मात्रा में देना है, पुरस्कार भी देना है लेकिन उचित मात्रा में। पनिशमेंट का मतलब ये थोड़े होता है कि केवल फिजिकल पनिशमेंट ही पनिशमेंट कहलाता है। फिजिकल का मतलब मारपीट, जैसे अगर किसी बच्चा को डंडा से मारिएगा वही उसका पनिशमेंट है क्या, बताइएगा। उसके अलावा कोई और पनिशमेंट है कि नहीं है, बहुत है। आप किसी बच्चा को डांटते हैं वो भी तो पनिशमेंट है। आप किसी बच्चा को डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज बैड थिंग्स, है ना, ऐसा करोगे तो गुड बॉय नहीं कहलाओगे, है ना। ये सब भी क्या है, पनिशमेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे पनिशमेंट का आपको यूज करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप डंडा से पिटाई किसी बच्चा का कीजिएगा तभी वह पनिशमेंट के अंतर्गत में आएगा। वो फिजिकल पनिशमेंट होता है, जो डंडा से पिटाई करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शारीरिक दंड, जिसको हम लोग फिजिकल पनिशमेंट कहेंगे। लेकिन हमेशा आपको फिजिकल पनिशमेंट बच्चा को नहीं देना है, फिजिकल पनिशमेंट बहुत कम देना है। कभी कभी क्या कहना है, शाब्दिक दंड देना है। शाब्दिक दंड का मतलब ये हो गया कि शब्द के द्वारा, भाषा के द्वारा कभी कभी बच्चा को पनिशमेंट दीजिए, है ना। उससे भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है। बिना मार, अब लोग ये कहता है बिना मारले ही समझेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप समझाने का आप प्रयास ही नहीं किए, इसीलिए बिना मारे नहीं समझेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसी किसी बच्चा को आपने देखा होगा कि बात का प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ता है। अगर पिताजी एक बार डांट दे, क्या ऐसे कर रहा है, जाओ, तो उसके बाद में एकदम से शांत हो जाता है और उसके ऊपर उस बात का प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन किसी बच्चा को आपने देखा होगा कि इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर पिताजी कह रहा है क्यों ऐसा कर रहा है जी, तो बोले आप करेंगे,
समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू से उस स्थिति में उसको ढाला ही नहीं गया। अब जब शुरू से आप डंडा से पिटाई करने पर ही वो माना है, तो 5वीं क्लास के बाद भी वो डंडा से पिटाई करने में मानेगा, है ना? आपने उसको क्या कर लिया है, अपने अंदर आत्मसात किया है उसी तरह से, तो फिर आज के डेट में वो आपका बात थोड़े मानेगा जी, है ना? तो आप जा करके देखिए शहर के बच्चा और गांव के बच्चा में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? शहर के बच्चा और गांव के बच्चों में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा कि शहर के बच्चा पनिशमेंट को बहुत ज्यादा मानता है, डांट देने पर शांत हो सकता है, चुप हो सकता है, या फिर बैठ सकता है चुपचाप। लेकिन शायद गांव का बच्चा उसी सामाजिक परिवेश में रहता है जहां पर डांटने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक 2-4 डंडा नहीं लगेगा तब तक वो शांत नहीं हो सकता। अब इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? उसका वातावरण और इसका वातावरण, बस फर्क इतना ही है ना। ऐसा नहीं कि वो गांव का इसलिए, नहीं नहीं, उसका वातावरण वैसा ही है कि जिसमें बिना पिटाई किए काम नहीं चलता है, और इसका वातावरण अच्छा था कि जिसमें बिना पिटाई किए भी काम चलता था, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पनिशमेंट आप दीजिए, पुरस्कार भी दीजिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में इसका उपयोग आपको करना है। क्लियर है? बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। इस पर तो बहुत चर्चा की है, अभी भी चर्चा किए हैं कि बच्चा के मन के अनुसार, बच्चा के अनुभव के अनुसार, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके लर्निंग लेवल के अनुसार, उसके एज के अनुसार, उसके कैपेसिटी के अनुसार, कितना कहें, इसमें तो एक लिखा हुआ है, 10-15 याद कर लीजिए। उस सब के अनुसार जो शिक्षा प्रदान किया जाता है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। उसे हम क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान की शिक्षा पद्धति कौन सी है, तो क्या कहिएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति क्या है, तो आपको एक जवाब उसमें मिलेगा कि जो बच्चा के आयु, क्षमता और अधिगम के स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति कहेंगे। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि शिक्षक का समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, टीचर का ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, समय समय पर ट्रेनिंग होना जरूरी है। अभी जो शिक्षक बहाल हो गए हैं उन लोगों का प्रशिक्षण होता है कि नहीं? समय समय पर, हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर पर उसका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। क्यों? क्योंकि जब टीचर प्रशिक्षण करते हैं ना, तो नए चीजों के बारे में उनको जानकारी होती है, और जानकारी होती है तो उसका यूटिलाइजेशन वो विद्यालय में जाकर के करेंगे। जैसे हमारे देश में या हमारे राज्य में जो है स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है स्कूल में। स्मार्ट क्लास समझते हैं ना, जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाया जा रहा है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि हाँ कैसे सीखें। अब उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना होगा? टीचर को ट्रेन करना होगा। आपको पहले टीचर को ट्रेनिंग दीजिए कि स्मार्ट बोर्ड को कैसे चलाया जाता है। तो पता लग गया स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लग गया, मास्टर साहब को चलाने नहीं आ रहा, स्विच भी ऑन नहीं करने आ रहा है कि किधर से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा, है ना। जैसे अभी विद्यालय में क्या है, नियम है कि भाई आपको जो है पाठ्य योजना बनाना है, पर डे पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाना है। मास्टर साहब को लेसन प्लान बनाने कैसे आएगा? अगर वो अनट्रेंड होंगे तो? अनट्रेंड होंगे तो उनको बिल्कुल भी लेसन प्लान बनाने का ढंग नहीं होगा। ट्रेंड होंगे और वो भी ट्रेंड जो होगा, जो क्लास किया होगा कॉलेज में, उसको बनाने का ढंग होगा। और जो नहीं किया होगा, नाम लिखवा कर सीधा पास कर गया है, तो उसको फिर नहीं होगा, है ना। तो ये पाठ्य योजना बनाने का सरकार ने कंपल्सरी किया कि आपको रोज रोज पाठ्य योजना बनाकर रिपोर्ट देना है मास्टर लोग को। अब उसके लिए ट्रेनिंग देना चाहिए टीचर को। मान लीजिए ट्रेंड है वो तो चलो बना लेगा, पाठ्य योजना को समझ रहा है कि क्या होता है ना। लेकिन जो अनट्रेंड है उसको इस बात की समझदारी नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नौचारी शिक्षा से अवगत होते हैं, लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम को हम लोग समझना चाहते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग टीचर का जरूरी है। अच्छा ध्यान रखिएगा, देखिए प्रशिक्षण तो शिक्षा का जरूरी है ही है, प्रशिक्षण जो है वो शिक्षा के लिए तो जरूरी है ही है, ट्रेनिंग तो शिक्षा के लिए जरूरी है ही है, लेकिन समय समय पर उसका परीक्षा और मूल्यांकन भी जरूरी है। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा करा एनसीएफ 2005 करा कि टीचर का मूल्यांकन भी समय समय पर होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब क्या समझे? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जरूरी है समय समय पर। क्यों?
टीचर का इवैल्यूएशन से फायदा यह होता है कि अगर टीचर का इवैल्यूएशन करने के लिए अगर कोई परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है फिर टीचर महोदय पढ़ेंगे विषय वस्तु को, सिलेबस को पढ़ेंगे ना जी। जब पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है वह सिलेबस फिर से रिपीट होगा। इसके बाद उसमें जानकारी होने का मौका उनको मिलेगा। और दूसरी बात ये कि वो सारा चीज अब रिकॉल हो जाएगा जो पहले 10 वर्ष पहले वह पढ़े हुए थे। हमको लगता है कि शिक्षक में एजुकेशन देने में थोड़ा सा और बदलाव हो जाएगा क्योंकि सब रिकॉल हो चुका है, इसीलिए इवैल्यूएशन जरूरी है। अब वो अलग बात है कि परीक्षा पर मास्टर लोग विरोध कर रहा है, वो बात अलग है ना। लेकिन भाई एनसीएफ का नियम कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का नियम कहता है कि ट्रेनिंग के साथ साथ में इवैल्यूएशन टीचर का समय समय पर होना ही चाहिए। जैसे ट्रेनिंग भी अगर किसी टॉपिक का आप दिए हैं तो उसका भी मूल्यांकन कीजिए कि मास्टर सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षा का समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए एवं उनका मापन मूल्यांकन नियमित होना चाहिए। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट और मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन नियमित का मतलब क्या, हमेशा हमेशा उसका समय समय पर मापन और मूल्यांकन भी होते रहना चाहिए। बच्चा लिख रहा है कि सर वॉइस प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या बताइएगा? ऐसा सबको दिक्कत हो रहा है क्या? वॉइस का दिक्कत सबको है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। चलिए अब आवाज आ रही है क्या? अभी बताएंगे, अभी वॉइस में कोई समस्या है क्या? हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइएगा आवाज ठीक है, जो लोग भी सुन रहे हैं हमें। जी सर, चलिए ओके, ठीक ठीक, चलिए ओके ओके ओके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि टीचर का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए, टीचर का समय समय पर मापन होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन और मापन से नौचारी शिक्षा से टीचर अवगत होते हैं, लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम से परिचय उनका बनता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि शिक्षक को नौचारी शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे उनके शिक्षण ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो। मतलब ये हुआ कि अगर टीचर का समय समय पर मूल्यांकन होगा, मापन होगा, तो उसके टीचिंग नॉलेज में क्या होगा, वृद्धि होगा, है ना। क्योंकि प्रशिक्षण में जाएगा तो नए नए चीजों के बारे में सीखेगा, और सीखेगा तो स्वाभाविक सी बात उसका टीचिंग नॉलेज बढ़ेगा, है ना। तो शिक्षण ज्ञान में वृद्धि होगा। चलिए अब यहाँ तक की जो कहानी थी वो था आपका एनसीएफ का विशेषता, जो हमने कल के क्लास में बताया था कि 21 देश के महान शिक्षाविदों के द्वारा जो बातें कहा गया था, जो सुझाव दिया गया था, वही हमारा एनसीएफ 2005 का विशेषता कहलाया। यहाँ तक का जो बात है वो सामान्य बात है, अभी इतना ही विशेषता नहीं है, विशेषता तो बहुत सारा है, 180 प्लस पेज में विशेषता है, लेकिन उन सारे विशेषताओं को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आपको कुछ प्रीमियम विशेषता को पढ़ना है जहां से आपको सवाल पूछा जाएगा। अभी जो हम आपको कल से लेकर के आज तक के जो विशेषता को पढ़ाए हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आई थिंक कि आपसे कोई सवाल अगर एनसीएफ का छूट पाए, हमको नहीं लगता है कि आपसे एनसीएफ का कोई सवाल इतना विशेषता जानने के बाद में आपसे छूट पाएगा, क्योंकि इतना याद करना आपके लिए दैट्स एनफ, और किसी भी परीक्षा में इतना ही विशेषताओं से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो भाई विशेषता जो है केवल इतना ही नहीं था, हमने कल के क्लास में इस बात का चर्चा किया था कि जो 21 देश के महान शिक्षाविद आए थे वो अलग अलग विषय के विशेष ज्ञाता थे। याद है हमने कहा था उसमें कोई इतिहास के स्पेशलिस्ट थे, कोई पॉलिटी के स्पेशलिस्ट थे, कोई ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट थे, और कोई मैथ के भी स्पेशलिस्ट रहे होंगे, कोई विज्ञान के रहे होंगे, कोई सामाजिक विज्ञान के रहे होंगे। तो सब लोगों ने अपने अपने विषय में कुछ विशिष्ट सुझाव प्रस्तुत किया कि अगर जैसे मान लीजिए गणित का प्रॉब्लम था तो गणित वाले जो व्यक्ति थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया कि भाई गणित को बच्चा में कैसे आसानी से सिखाया जा सकता है।
उन्होंने अपना सुझाव दिया कि आप इस तरह से ऐसे ऐसे कीजिए तो बच्चा आराम से गणित को सीख लेगा, है ना। ऐसे गणित वाले जो स्पेशलिस्ट महोदय थे उनका विचार था। लेकिन जब आप गणित शिक्षण पढ़िएगा तो उसमें और डिटेल आपको एनसीएफ का चर्चा देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में बातचीत कर लेते हैं कि मैथ के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। इसके बारे में, मैथ के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि मैथ को बच्चा में आसानी से कैसे सिखाया जा सकता है, नहीं ना। तो देखिए मैथ के बारे में एनसीएफ ने यह कहा कि देखिए अगर किसी भी बच्चा को मैथ सिखाना है तो हमारा सबसे पहला सुझाव, हमारा सबसे पहला सजेशन, हमारा सबसे पहला सुझाव और सबसे पहला सजेशन ये है कि प्रारंभिक स्तर पर बालकों को गणितज्ञ बनाने का प्रयास ना करें। मतलब बात समझ पाए, प्रारंभिक स्तर का मतलब ये होता है, प्रारंभिक स्तर का मतलब 1 से लेकर 8 क्लास की बात कर रहा है। तो कह रहा है अगर बच्चा 1 से 8वीं क्लास तक के बीच में हो तो उसको गणितज्ञ बनाने का प्रयास नहीं कीजिए, मतलब आर्यभट्ट बनाने का उसको प्रयास ना करे। जितना उसका क्षमता है, जितनी योग्यता है, जितना उम्र है, जितना लर्निंग लेवल है, उसी के अनुसार आप उससे एक्सपेक्टेशन रखिए। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है। अब कहिएगा सर इसका पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, ये क्यों ऐसा कह दिया कि गणितज्ञ बनाने का प्रयास नहीं करिए, इसे बच्चा सीख रहा क्या। तो इनका मानना था कि हाँ सीखेगा। अगर बच्चा के ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं कीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रेशराइज नहीं कीजिएगा, तो उसका दिमाग कूल रहेगा और जो भी चीज सीखेगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसको गणितज्ञ बनाने का प्रयास की जाए कि और सीखो और सीखो और सीखो, जल्दी सीखो, तब वो कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए पहला सुझाव यह दिया एनसीएफ ने कि देखिए कोई भी बच्चा को आप गणित अच्छा से सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सब बच्चा गणित सीख सकता है। लेकिन पहला ध्यान यह रखना पड़ेगा कि बच्चा को आर्यभट्ट बनाने का प्रयास नहीं कीजिए। बच्चा का जितना क्षमता है, उम्र है, जितना लर्निंग लेवल है, उसी के अनुसार आप उससे एक्सपेक्टेशन रखिए या उसी के अनुसार आप सिखाइए, तब आपका बच्चा मैथ में अच्छा कर पाएगा। पहला सुझाव क्या दिया देखिए, प्रारंभिक स्तर पर बालकों को गणितज्ञ नहीं बनाना चाहिए। मतलब इस कथन का कहने का मतलब ये हो गया कि 1 से 8 क्लास में बच्चा रहे तो उससे आप ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, जितना उसका क्षमता है उसी के अनुसार चीजों को सिखाने का प्रयास कीजिए। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। दूसरा इन्होंने कहा कि बालक को इस स्तर पर तर्क वितर्क और चिंतन करना सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर अंडरलाइन कीजिएगा 2 पॉइंट को, तर्क वितर्क को और चिंतन को। तर्क वितर्क और चिंतन दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा। तर्क वितर्क का मतलब होता है लॉजिक और उसके बाद में चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग। चिंतन का मतलब क्या हुआ, थिंकिंग। तो देखिए गणित के बारे में ऐसा माना गया है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा बाबू बोर्ड पर देखिएगा। मैथ के बारे में यूं कहे तो गणित के बारे में ऐसा माना गया है कि गणित अपने आप में एक समस्यात्मक विषय है। कौन सा विषय है, समस्यात्मक विषय है। समस्यात्मक विषय है मतलब समस्यात्मक विषय इसको इसलिए कहा गया क्योंकि गणित का हर एक प्रश्न अपने आप में समस्या रहता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये पूछा कि 2 + 2 भागा 2 बराबर क्या होगा। अगर आपको बोडमास की जानकारी नहीं है तो आपके लिए यह प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए, है ना। अगर हम आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछे कि 2 × 2 बराबर क्या होगा, अगर आपको गुणा करने नहीं आता है तो बताइए आपके लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। 2 + 2 क्या होगा, आपको अब जोड़ की प्रक्रिया नहीं पता है तो बताइए आपके लिए प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। वो गणित का ही प्रश्न है जिसमें कहा जाता है कि 20 गो आम का दाम 40 रुपया है तो 5 गो आम का दाम कितना होगा। अगर आपको एक एक नियम नहीं पता है तो बताइए गणित का यह प्रश्न आपके लिए समस्या है कि नहीं है ना। तो गणित का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि गणित अपने आप में समस्या है। गणित का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो बिना समस्या को। गणित का ऐसा कोई प्रश्न है जिसके प्रश्न में ही उत्तर रहता है, नहीं, उसका उत्तर आपको दिखेगा नहीं। तो गणित की जो प्रकृति होती है बाबू ध्यान रखना, गणित की जो प्रकृति होती है
वो प्रकृति कैसा होता है, तो तर्कनात्मक होता है, तार्किक प्रकृति यानी तर्कनात्मक प्रकृति होता है। और दूसरा हम कहे तो वह इसकी प्रकृति अमूर्त भी होती है। अमूर्त मतलब जो दिख नहीं रहा हो। तो गणित का कोई भी प्रश्न का जवाब आपको गणित के प्रश्न में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वह ऐसा समस्या होता है जब उसका समाधान आप करते हैं, जब उसका सॉल्यूशन आप करते हैं, तब आपके सामने उसका उत्तर निकल कर आता है। हमारे बात को समझ पा रहे हैं? तो हम स्वाभाविक सी बात है, हम कहेंगे ना कि गणित का प्रश्न अपने आप में समस्या है। जब तक आपको उसका विधि नहीं पता है, मेथड नहीं पता है, आपको जो है ना उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, वे नहीं पता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो गणित का प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। अब हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में समस्या है, क्योंकि वो अपने आप में प्रॉब्लम है। देखिए गणित और हिस्ट्री में इतना अंतर है। अगर आपसे हिस्ट्री में कहा गया कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, तो आपको क्या करना है? रट लेना है कि बाबर थे, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में आंसर देगा ही नहीं, ये कहेगा 2 गुना 2 क्या होगा। अब आपको पता नहीं भाई, उसके लिए सोल्व करना होगा आपको। क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है? हिस्ट्री में हमको आंसर दिख रहा है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, हमको याद करना है क्यों, लेकिन यहाँ पर तो आंसर भी नहीं दिख रहा है, आंसर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो यह समस्यात्मक विषय होता है, तर्कनात्मक विषय होता है, लॉजिकल विषय होता है, थिंकिंग बेस पर आधारित विषय होता है। मतलब ऐसा कहा गया कि अगर जिस तरह से गणित एक समस्यात्मक विषय है ना, अगर इस गणित में बच्चा को हम चिंतन करने का और तर्क करने का ढंग अगर नहीं सिखाएंगे तो गणित को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि गणित में सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, तो सबसे पहले आपके पास में आता है समस्या। और इसी समस्या के समाधान के लिए, समस्या को क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम। इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है, हमारे मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है, और उसी विचार को हम लोग कहते हैं चिंतन, जिसको कहा गया है थिंकिंग। ठीक है ना। और विचार भी एक उत्पन्न नहीं होगा, विचार भी आपके दिमाग में बहुत सारा उत्पन्न होगा। आप उसी बहुत सारे विचार में, बहुत सारे चिंतन में एक आपका निकल के आएगा क्या? लॉजिक, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? तर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तर्क। और उसी तर्क का उपयोग करते हुए हम लोग उत्तर पर पहुंचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक और इसको बोलते हैं कंक्लूजन। याद रखना है PTLC, है ना। ये पैटर्न होता है किसी भी मैथमेटिक्स को बनाने का। P फॉर प्रॉब्लम, T फॉर थिंकिंग, और L फॉर लॉजिक, और S फॉर सॉल्यूशन, C फॉर कंक्लूजन। PTLC, है ना। अब देखिए, समस्या आपके पास में आएगा तभी आप चिंतन कीजिएगा, सही बात है। जब तक किसी भी व्यक्ति के पास समस्या नहीं आता है तब तक वह चिंतन भी नहीं कर सकता। कविता कुमारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप अपने आवाज को बंद करेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के पास समस्या नहीं आता है तब तक वह चिंतन नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए, आपका अगर सीटेट में आपका नंबर कितना आना चाहिए? 90 नंबर कम से कम आना चाहिए ना जी, बताइए। अगर कोटा उटा को हटा देते हैं तो सीधे सिंपल सोचिए, 90 नंबर आना चाहिए, और 90 नंबर के जगह पर आपका आया 78 नंबर। अब बताइए, आपके लिए यह समस्या है कि समाधान है? समस्या है, समस्या है। कौन कह रहा है समाधान है जी? यह आपके लिए प्रॉब्लम है भाई, ये आपके लिए क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमको आना चाहिए था 90, आया 78, तो हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम के, इस समस्या के समाधान के लिए हमारे मन में बहुत सारा विचार उत्पन्न होगा कि कैसे 78 आ गया है, अगला बार कैसे 90 आएगा, थोड़ा देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट कमजोर पड़ गया। उसके बाद में विभिन्न तरह का उपाय आपके दिमाग में आएगा। मतलब आप चिंतन कीजिएगा ना कि हाँ, कम कैसे आया। सवाल ये है, कम कैसे आया, इस पर आप सोचिएगा ना। रात में भी सोने जाइएगा तो बात दिमाग में आएगा कि अरे संस्कृत कमजोर पड़ गया कि हिंदी कमजोर पड़ गया, पता नहीं कैसे हुआ। फिर क्वेश्चन को पलटिएगा, फिर एनालाइज कीजिएगा कि इसमें कितना सही हुआ है।
तब बाद में इतना चिंतन करने के बाद 2-3 दिन के बाद फाइनली आप एक लॉजिक पर पहुंचते हैं, फाइनली आप एक तर्क पर पहुंचते हैं कि अच्छा ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको हुआ है कहाँ पर, हिंदी में। हिंदी में तो मात्र हमारा 13 नंबर आया, बाकी सब में तो एवरेज नंबर था। अगर हिंदी में हम अच्छा कर जाते तो हमारा ठीक हो जाता। इसका मतलब अब हमको ज्यादा ध्यान पर देना पड़ेगा हिंदी में, समझ में आ रहा है? तो उन सारे चिंतन में से एक निकल कर आपका क्या आया, लॉजिक, और उसी लॉजिक के अनुसार आप काम करना भी आप चालू कर दिए। हिंदी पर आप विशेष ध्यान देना चालू कर दिए, बाकी विषय पर थोड़ा सा कम समय देते थे लेकिन हिंदी पर थोड़ा ज्यादा देते थे, और तत्पश्चात उसी तर्क के अनुसार फाइनली अगले साल आपका निष्कर्ष आपके सामने है, मतलब आप पास कर गए। लेकिन सवाल ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपके पास में ये समस्या नहीं आता तब तक आप सोचते हैं नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन के लिए सोचिएगा ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। इसलिए प्रॉब्लम आना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए आना चाहिए ताकि आप सोचते हैं। समस्या जब आता है तब उस पर आप विचार करते हैं, और जब समस्या नहीं आएगा तो उस पर आपका कोई विचार होगा ही। आप विचार जब आप कीजिएगा तो सीखिएगा, है ना। जब किसी परीक्षा में आप फेल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि क्यों फेल कर गए, कैसे फेल कर गए, तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद में आप दुगुना एफर्ट लगाते हैं उस परीक्षा को पास करने के लिए। तो जानकारी भी तो बढ़ता है ना। अगर वह समस्या आपके पास में नहीं आता तो स्वाभाविक सी बात है, अब किसी बच्चा को 90 नंबर आना चाहिए सीटेट में, उसका 110 नंबर आ गया तो सोचेगा कि 110 नंबर कैसे आ गया, काहे आ गया, क्योंकि वह प्रॉब्लम है ही नहीं। 90 नंबर आना था और किसी बच्चा को अगर 110 नंबर आया तो क्या वो उस बच्चा के लिए प्रॉब्लम है, क्या उस बच्चा के लिए समस्या है? नहीं, वो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है भाई, है ना। तो वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जब आपके पास में समस्या आता है तब आप सोचते हो। इसीलिए जीवन का चक्र भी वही है। जिस तरह से यहाँ पर गणित में समस्या आने पर आप खूब सोचते हैं, उसी तरह से जीवन में समस्या आने पर भी आप सोचते हैं। आपके पास में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो घबराइए मत। वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको कुछ करने का मौका दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास यही समय है जब तुम कुछ कर पाओगे। सही बात है। जब घर के लोग आपको धोखा देंगे, जब भैया धोखा दे देंगे, पापा धोखा दे देंगे, पूरा समाज धोखा दे देगा, सब लोग आपको दुत्कार देगा कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं करने वाला है, केवल पढ़ाई कर रहे हो, तुमको पैसा नहीं देंगे, वही वो आपका समय है, वही वो आपका टर्न पॉइंट है जब आप कुछ कर पाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि जोश दुगुना हो जाता है कि अच्छा लोग कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, करके दिखाते, है ना। इसीलिए समस्या अपने जीवन में आने दीजिए। समस्या आने से फायदा होता है। फायदा ये होता है ना कि आप थोड़ा सा गहन चिंतन करते हो उसके बारे में, और आपका जो समाधान निकलता है वो बड़ा ही सुंदर समाधान निकलता है। एक ऐसा समाधान जो लोग कहते थे आपको कि तुम पढ़ने वाला नहीं है, वही आकर कहेंगे वाह बहुत अच्छा, बड़ा मेहनत किया था। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए प्रॉब्लम आना जरूरी है, आने दीजिए। प्रॉब्लम से घबराना नहीं। जब भी प्रॉब्लम आए आपके जीवन में, आप सोचिएगा कुछ करने का यह मौका हमको देना चाह रहा है। आप स्वाभाविक सी बात है, अब अगर आपको कोई पढ़ने के लिए पैसा नहीं देगा, पढ़ने के लिए पैसा नहीं देगा, तो आप खुद से पैसा कमाइएगा थोड़ा मोड़ा, जिससे आपका खर्च चल सके, और आपके दिमाग में बात हमेशा हंट करेगा कि अब जल्दी निकालना है, क्योंकि बड़ा दिक्कत है, अब तो पैसा भी मिलना बंद हो गया। लेकिन जहां पर 4,000 रुपए की जरूरत थी और पापा जी आपको 6,000 रुपया दे रहे थे, तो अगर परीक्षा निकालने में समय लगने वाला था 1 साल, तो 3 साल लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए आप? मेहनत का कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा ना, क्योंकि जरूरत आपका पूरा हो रहा है। इसीलिए जरूरत को कभी पूरा मत होने दीजिए। जरूरत को कभी भी पूरा मत होने। आप लाखों रुपए का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को यह महसूस कराइए कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है चीज खरीदने के लिए। महसूस कराइए आप, तब अच्छा रहेगा। नहीं तो जिस दिन आपका मन यह कह दे हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, उस दिन आप आगे बढ़ना आपका बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए मनुष्य का जो एक्सपर्टीज है वो हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। जिस दिन औकात नहीं था मोटरसाइकिल खरीदने का, मोटरसाइकिल हो गया है, तो फिर सोचिए कि अब हमारे पास पैसा कहाँ है 4 चक्का खरीदने का, तब मोटिवेशन आएगा। समझ में आ रहा है ना। नहीं तो आप यह सोचिए कि 4 चक्का तो हम ऐसे ही खरीद लेंगे, तब मोटिवेशन नहीं आएगा। उसी तरह से पढ़ाई में होता है, ठीक है। तो हम कर रहे थे बात गणित पर।
मैथमेटिक्स में ध्यान रखना कि समस्या आने दीजिए, समस्या का समाधान के लिए चिंतन होगा, चिंतन से हम लोग तर्क पर पहुंचेंगे, तर्क से हम लोग तब फाइनली निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गणित का हर एक प्रश्न अपने आप में समस्यात्मक होता है ना, प्रॉब्लम उसमें होता है, और प्रॉब्लम होने के कारण ही बच्चे चिंतन करते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गणित नहीं होता तो बच्चों में तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित ही नहीं होता। सही बात है। दुनिया का एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें बच्चा को लॉजिक को डेवलप करने का मौका मिलता है, वो है कौन बताइएगा? मैथ। वो कौन सा है? मैथ है ना। तो आप यह बात समझ कर चलिए कि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें चिंतन करने का मौका बच्चा को मिलता है, तर्क वितर्क करने का मौका मिलता है, और शुरू से यह तर्क वितर्क का क्षमता का विकास हमें करना चाहिए। इसीलिए क्लास 1 का क्लास 2 के बच्चों की किताब में आपने देखा होगा इस तरह का प्रश्न, मैथमेटिक्स में इस तरह के प्रश्न को आपने देखा होगा कि इस तरह से खंड बना करके ऐसे देखे है ना, खंड बना करके और ऐसे दिया रहता है कि अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर डैश और यहाँ पर 6, अगर यहाँ पर डैश, यहाँ पर 10, तो बताओ यहाँ क्या, बताओ यहाँ क्या है कि नहीं है। 2 का टेबल पढ़ना बहुत आसान है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, लेकिन किसी बच्चा को लॉजिकल सोचवाना कि अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 6 है, तो बताओ यहाँ क्या होगा, तो इसमें दिमाग थोड़ा बच्चा ज्यादा लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। अरे 2 का टेबल पढ़ने के लिए कहेगा तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे धड़धड़ा देगा आधा मिनट में। लेकिन किसी के सामने यह कही कि यहाँ पर 2 अगर यहाँ पर 6, तो बताओ यहाँ क्या, तो यह प्रश्न क्या बन गया? लॉजिकल बन गया, है कि नहीं है। हालांकि बच्चा को अगर टेबल आ रहा होगा तो ये बना देगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें सोचेगा थोड़ा ज्यादा, और सोचेगा तो उसका क्या होगा? तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, चिंतन बढ़ेगा। तो इसीलिए चिंतन और तर्क करने के लिए इस तरह के प्रश्नों को क्लास 1-2 से ही सिखाया जाता है। तो देखिएगा आप क्लास 1 के बच्चे की किताब, क्लास 2 के बच्चों का किताब, इस तरह का प्रश्न उसमें रहेगा। प्रश्न इस प्रकार भी रहता है, उस बच्चा के किताब में कहता है कि राम के पास में 10 आम है और सीता के पास में 20 आम है, बताओ दोनों का आम मिलाकर कुल कितना आम हुआ। ऐसा भी प्रश्न आता है ना, लॉजिक को डेवलप करने के लिए भाषा, ऐसे भी वो सिखाना था उसको जोड़ ही, वैसे भी कह देता कि भाई 10 और 20 कितना होता है, ये भी कह सकता था ना। लेकिन काहे बोल रहा है कि राम के पास इतना आम है, श्याम के पास इतना है, बताओ कुल आम की संख्या कितना हुआ। इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चा रहा है कि वो बच्चों में तर्कनात्मक क्षमता का विकास हो, लॉजिक पावर उसका डेवलप हो। तो हमको लगता है कि अब फाइनली समझ में आपको आ गया होगा कि गणित बच्चा कैसे आसानी से सीखेगा। एनसीएफ क्या सुझाव देता है? तो पहला सुझाव वो ध्यान दीजिएगा, पहला सुझाव एनसीएफ यह देता है कि भाई बच्चा को गणित सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो उसमें चिंतन करने की क्षमता का विकास और तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास करना हो। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि चिंतन करने के साथ साथ में तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास कराइए, और उसके बाद में क्या करना है कि समस्यात्मक प्रश्न उसके सामने रखिए। समस्यात्मक प्रश्न जब उसके सामने रखिएगा तब उसके समाधान के प्रति वह बच्चा तर्क वितर्क और विचार करेगा। बोलो क्लियर। और उसके बाद में छोटी उम्र में बच्चों को ज्यादा क्या कहे तो गणितज्ञ बनाने का प्रयास नहीं करना, जितना उसका उम्र है क्षमता उसी के अनुसार आपको एक्सपीरियंस, इतना काम अगर आप करते हैं तो गणित में आपका बच्चा अच्छा कर पाएगा। यह सुझाव है एनसीएफ के द्वारा गणित के संदर्भ में। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर बालकों को गणितज्ञ नहीं बनाना चाहिए, बालक को इस स्तर पर तर्क वितर्क और चिंतन करना सिखाना चाहिए। बोलिए समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं कहां पर? नेक्स्ट पेज को पलटिएगा तो नेक्स्ट पेज में अब आता है विज्ञान पर। तो विज्ञान विषय के बारे में स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं? मतलब देखिए, अगर कोई गणित के बारे में बोला है कि गणित ऐसे करने पर बच्चा जल्दी सीखेगा, तो कोई साइंस का भी तो स्पेशलिस्ट रहा होगा ना, उससे कई देश के महान शिक्षाविदों ने, तो साइंस वाला भी अपना विचार दिया होगा कि भाई कैसे बच्चे को साइंस आसानी से सिखाया जाए। तो देखिए, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में जो है ना, मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क था, शिक्षाविदों का यह तर्क था। तो क्या तर्क? साइंस के बारे में सीधा यह बोला गया, विज्ञान के बारे में सीधा यह बोला गया कि देखिए, अगर कोई भी बच्चा को आप विज्ञान सिखाना चाहते हैं, कोई भी छात्र को अगर आप साइंस सिखाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि विज्ञान सिखाने में सबसे पहले क्या करना है, जटिल अभिक्रिया को न कराकर पर्यावरण का ज्ञान कराइए। देखिए, मतलब कह रहा है सरल से कठिन। क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है कि देखिए, पहले सिंपल चीज को सिखाइए,
तब सिंपल चीज बच्चा जब सीख ले तब कठिन चीजों को, कठिन कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास कीजिए। अगर आप कितना भी जटिल अभिक्रिया बच्चा को आप सिखाना चाहते हैं, उससे मतलब नहीं है, बच्चा सीख लेगा, लेकिन उस अभिक्रिया को पहले आप पर्यावरण से जोड़कर सिखा दीजिए। मान लो कि आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आप सिखाना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधा में कैसे होता है, तो कोशिश कीजिए कि एक दिन नेचुरल पौधा ला करके सामने दिखा करके और उसको बता दे कि देखो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये रंध्र होता है, ये हमारा तना होता है, ये हरे पत्ते हैं, इससे सूर्य की किरणें ऐसे आती है, इस रंध्र से नीचे जाती है, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पर्यावरण से जोड़कर तब बोर्ड पर भी प्रकाश संश्लेषण की विधि को पढ़ेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि विज्ञान का यह सुझाव है, साइंस यह सुझाव प्रस्तुत करता है मेरे बाबू, कि सबसे पहले बच्चा को अगर कोई भी बड़ा से बड़ा या जटिल से जटिल अभिक्रिया को सिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सीख लेगा, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान आपको रखना है कि उस जटिल अभिक्रिया को सिखाने के लिए पर्यावरण से उस कॉन्सेप्ट को जोड़कर पहले सिखाइए, क्योंकि पर्यावरण से जोड़िएगा तो जल्दी सीख लेगा। अब उसके बाद कितना भारी सिखाइए ना, आराम से सीख लेगा। नहीं समझे? तो इसलिए सरल से कठिन की ओर सिखाने का प्रयास करना है। मान लो कि साइंस में हम किसी बच्चा को सिखाने वाले हैं कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। अब यही वाला नियम, यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप बच्चा को बताइएगा तो बच्चा के मन में 50 सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा कि सर हाइड्रोजन कौन होता है, ऑक्सीजन कौन होता है, अभिक्रिया कैसे होता है, H2O कैसे बन गया, आएगा ना सवाल। लेकिन अगर हम पहले सिंपल चीजों को सिखा देते कि हाइड्रोजन कौन है, ऑक्सीजन कौन है, एक दिन यह सिखाते कि अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है, तब यह बात आप लिखते तो शायद बच्चा आपसे सवाल नहीं करता। इसका मतलब क्या समझे आप? सरल से कठिन की तरफ लेकर जाना है। विज्ञान शिक्षण आपका प्रभावित तब होगा जब बच्चा को सिंपल चीजों को सिखाने के बाद कठिन चीजों की तरफ लेकर आप जाइएगा। बोलो क्लियर? ठीक है। कह रहा है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो बच्चों में रचनात्मकता का विकास होगा, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। रचनात्मकता का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट इसलिए होगा क्योंकि बच्चा को नेचुरली पर्यावरण से जोड़कर या सरल चीजों से जोड़कर सिखाते हैं ना, तो उसको पढ़ने में मन भी लगता है। दूसरी बात कि वो खुद से प्रयास करने का प्रयोग करे, मतलब खुद से प्रयोग करने का प्रयास करता है। रचनात्मकता का मतलब क्या? खुद से किसी चीज को तैयार करना, कंस्ट्रक्ट करना। और रचनात्मकता को तो विकास होगा ही होगा, साथ साथ में उसमें जिज्ञासा भी बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी, सीखने का जिज्ञासा भी उसमें बढ़ेगा। अच्छा देखिए, कोई भी चीज अगर आपको समझ में आ जाता है तो स्वाभाविक सी बात उसमें क्यूरियोसिटी आपका बढ़ जाता है। मैथ आप बनाने जाते हैं, अगर पहला चैप्टर नहीं बना तो दूसरा का चैप्टर बनाने का मन आपका नहीं करेगा, लेकिन पहला चैप्टर बन गया, दूसरा चैप्टर बन गया तो तीसरा चैप्टर भी मन करेगा बनाने का। क्या समझे आप? मतलब अगर सॉल्यूशन होता है किसी भी समस्या का तो हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है समाधान के लिए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता किसी समस्या का तो हमारा क्यूरियोसिटी डाउन हो जाता है किसी समाधान के लिए। ठीक है? लेकिन भैया ये सॉल्यूशन बना कैसे रहेगा? जब बच्चा को समाधान करने का ढंग सिखाइएगा तब तो। समाधान करने के ढंग ये है सरल से कठिन, पर्यावरण से जोड़कर तब कठिन अवधारणाओं की तरफ लेकर जाना, संरचनात्मकता को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्टिव वर्क कराना। बोलो क्लियर? उसके बाद में कहता है, अब बात आ गया सामाजिक विज्ञान में। अच्छा, उस 21 देश के महान शिक्षाविदों में कोई सामाजिक विज्ञान के भी अच्छे विचारक रहे होंगे, सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस के जो अच्छे विचारक रहे होंगे उन्होंने सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहा, इसके बारे में ध्यान दीजिए। उन्होंने सामाजिक विज्ञान मतलब SST के बारे में क्या कहा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, SST में मुख्यतः 3 विषय आपको देखने को मिलता है। एक सबसे पहला कौन मिलेगा? इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। और एक होगा आपका कौन सा? राजनीतिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस। और एक होगा हमारा भूगोल, भूगोल को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी। मुख्यतः ये 3 विषय, ऐसे इकोनॉमिक्स भी आता है SST में ही, लेकिन मुख्यतः हम मानते हैं कि ये 3 विषय तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा SST में।
अभी तीनों के बारे में विचार दिए हैं मनोविज्ञान कि हिस्ट्री किसी बच्चा को हम आसानी से कैसे सिखा सकते। तो देखिए समझिएगा, हिस्ट्री में कहा गया कि किसी बच्चा को आसानी से तब सिखाया जा सकता है जब आप उसको कहानी के द्वारा इतिहास को पढ़ाएंगे। सही बात है। अब इतिहास का मतलब क्या होता है? किसी घटना, जो पूर्व में जो घटना घटित हो गया उसके बारे में सुनाना। नहीं, तब बच्चा में हम लोग कहते इतनी जोर बीती हुई कहानी को इतिहास कहते, ऐसे नहीं कहते थे। बीती हुई कहानी जो पूर्व में घटना घटित हो चुका है, कुछ सालों के बाद वो हमारे लिए इतिहास बन जाता है। जैसे हम लोग कोरोना काल को देखे हैं, हम सभी कोरोना काल को फेस किए हैं ना, कि कैसे भाई हमारे देश में एक वायरस फैला था। अगर जो है पुलिस का गाड़ी बजता, सायरन जब बजता था तो लगता था कि एम्बुलेंस आ गया है। एम्बुलेंस आने पर ऐसा महसूस होता था कि भाई कौन पकड़ाया है कि नहीं है। और उसके बाद में अगर किसी के घर में व्यक्ति एक निकल गया कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव है, तो पूरा गांव का लोग उससे साइड होना चालू हो जाता था। ऐसे होता था कि नहीं बताओ, है ना। मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था कि भैया रोड पर निकलना मुश्किल हो गया था। अगर कोई बड़े अच्छा से अच्छा दोस्त हित भी आया कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे घर के बाहर है, तो हाँ बोलो, हम बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा ही होता था। मतलब इतना डर था और कम था। हम सभी ने इस चीज को आंख से देखा है। हम सभी ने लोगों को मरते हुए देखा है। हम सभी ने लोगों को गंगा में पानी में प्रवाहित होते हुए देखा, और लाश को देखे ना, हमेशा न्यूज में आता था कि हाँ लाश इधर से ये है, उसको जलाने वाला कोई नहीं है ना। कितना लोग मर गया, रोज डाटा आता था। सही बात है। अब ये झूठ बात नहीं, हमारे गांव घर अगल बगल के भी लोग मरे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। मुझे मोतिहारी जिला की बात करें, मोतिहारी जिला में ऐसा थोड़ा कि मृत्यु नहीं हुआ, कोरोना के कारण बहुत लोग मरे। अब सवाल यह है कि उस चीज को हमने देखा। अब आज से अगर 100 साल बाद की हम बात करें या फिर 50 साल बाद की बात करें, तो आज से 50 साल बाद ये इतिहास ही बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब आपके जो पोता पोती होंगे, है ना, आप किसी के दादा बनिएगा, परदादा बनिएगा, तो आपसे पूछेगा, जब एक किताब में लिखा रहा है कि सन 2020 में कोरोना काल की घटना हुआ था जिसमें इतना आदमी मारा गया, और पूरा कहानी उसमें लिखा रहेगा, तो वो आपका पोता परपोता आपसे पूछेगा कि दादाजी ऐसा हुआ था क्या? तो कोई हाँ बड़ी, समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ ये? यही नहीं इतिहास कहलाएगा। अब जैसे अभी आपके जो दादाजी अगर होंगे, सपोज डेट, अगर आपके दादाजी होंगे जो बहुत पुराने एज के होंगे, उम्र के होंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को देखा है ना। अंग्रेजों का अत्याचार करने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्ति अभी भी गांव में है जिनको याद है कि नील की खेती कैसा हुआ करता था, है ना। अंग्रेज हमारे कुछ की बात कर रहे हैं। अब तो सब लोग लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ की हम बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने देखा है, तो उन लोग अगर कहानी सुनाएंगे, अगर आप पूछिए उनसे कि बताइए दादाजी कि अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे अत्याचार करते थे, वो अपने मुंह से कहानी सुनाएंगे तो सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लगेगा कि अच्छा ऐसे होता था। अगर कोई खेती नहीं करता था उसको कोड़ा से पिटाई होता था। समझ में आ रहा ना। तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो उसी तरह से आप भी एक दिन दादा बनिएगा, तो आपके पोता जब आपसे पूछेगा कोरोना का इतिहास कैसा था, तो आप बोलेगा, तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो देखा नहीं है, और आप क्या किए हैं, देखे हैं। तो इतिहास का मतलब ही होता है सामान्य जानकारी उपलब्ध कराना। मतलब बीता हुआ जो कहानी है उसके बारे में कहानी कहकर, और उस कहानी के बारे में अगर कहानी के द्वारा आप बच्चों को सुना रहे, तो आपको इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है कि अगर आप किसी बच्चा को पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान देना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को आप समाज से जुड़कर आराम से सिखा सकते हैं। हाँ, समाज से जुड़कर इसलिए सिखा सकते हैं क्योंकि समाज में बहुत सारे सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है, जिसके बारे में बच्चा को आप आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे वो मुद्दा कौन सा हो सकता है? मुद्दा हमारा हो सकता है रूढ़िवादिता की बात करें, या फिर हम बात करें किसका, क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता के साथ साथ में, रूढ़िवादिता हो गया हमारा पहला मुद्दा। दूसरा हो गया हमारा, नहीं नहीं नहीं, अरे याद ही नहीं आ रहा है, थोड़ा देर में याद आएगा, रुक जाओ।
तो ये हो गया हमारा पहला रूढ़िवादिता, जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रूढ़िवादिता में हम लोग क्या करते हैं, रूढ़िवादिता में प्रॉब्लम ये होता है, हाँ पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यही याद कर रहे थे, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह भी हमारा क्या है, सामाजिक मुद्दा है। पूर्वाग्रह का मतलब ये हो गया है कि जिसको हमने पूर्व से ग्रहण कर लिया है। जैसे समाज में कुरीति है कि भाई हाँ हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाएगी, हमारे घर की बहू प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगी, लेकिन बहू हमको पढ़ी लिखी चाहिए। ये तो भारी समस्या हो गया, समझ में आ रहा ना। बहू हमको पढ़ी लिखी चाहिए, लेकिन हमारी घर की बहू बाहर नहीं निकलती। जब बेटा का ब्याह होने वाला था तो भैया एजुकेशन कंपलसरी था कि भाई लड़की तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं करेंगे। और लड़की जब पढ़ी लिखी है, जब विवाह हो गया तो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई पढ़ी लिखी है तो उसका भी अपना उड़ान होगा, वो भी उड़ना चाहेगी, वो भी चाहती है कि हम अपनी एजुकेशन को कहीं यूटिलाइज करें, इससे हम पैसा अर्जन करें। सब कुछ पैसा नहीं होता, हो सकता है उसका पैशन हो, इच्छा हो करने का, ऐसा माने नहीं रखता है आपके। अब मान लीजिए अब वो जो है इच्छा जाहिर की कि हम विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो ससुर जी का फरमान आया बाहर से निकल के, नहीं नहीं हमारे खानदान की बहू बाहर नहीं जाती है। और दूसरी बात, पैसा का कमी है कि तुमको बाहर जाना पड़ेगा। अरे पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा में और पैशन में, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। पैसा और पैशन दोनों में बहुत अंतर है। पैशन को कभी भी पैसा पूरा कर ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं तो पढ़ने न जाए, पैसा के लिए पढ़े, उसका इच्छा है भाई पढ़ी लिखी है। अब पढ़ी लिखी है तो स्वाभाविक सी बात है उसको शुरू से इच्छा रहा हुआ टीचर बनने का। अब टीचर बनने का इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा होने दीजिए, तो नहीं फरमान अब हमारा चलेगा। तो अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पूर्वाग्रह ही तो बोलेंगे। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पूर्व में जो आपने कॉन्सेप्ट को ग्रहण कर लिया है कि हमारे घर के खानदान का कोई बहू बाहर निकलता ही नहीं था, तो आज कैसे निकलेगा भाई। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, ठीक है ना। अब इस सब को हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, तो इस सब को हम आसानी से समाज से जोड़कर सिखा सकते हैं पूर्वाग्रह के बारे में, है ना। जैसे सोशल इश्यू बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का नाम सुने होंगे आप लोग कि भाई लड़की अगर गर्भ में है तो उसको मार देना है, और लड़का है तो उसको जन्म देना है। यही वो हमारा समाज है जहां पर लड़की के जन्म लेने पर मातम फैल जाता है, और लड़का के जन्म लेने पर खुशी मिठाई बांटता है ना। यही वो समाज है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत बदल रहा है समाज में, ये चीजें बहुत बदलना चालू हो गया है। अब तो लोग बेटियों का जन्म होने पर भी खुशी मना रहा है कि चलो हमारे घर में लक्ष्मी आई है। समय बदल रहा है ना। लेकिन आप यह मानते हैं कि नहीं कि फिर भी भ्रूण हत्या अभी भी चल रहा है, भ्रूण हत्या अभी चल रहा है। 121 करोड़ देशवासियों को आप जो है खड़ा करा करके उससे एक एक करके यह सवाल पूछे क्या तुमने कभी भ्रूण हत्या किया है, तो आराम से जवाब देगा बड़ी सहजता पूर्ण, ना इसे काम हम नहीं करते। तो जब सब करता नहीं है तो फिर होता कहां से, सवाल ही है। डाटा तो हमारे पास में है, आपके पास में है, सरकार के पास में है, इस साल में इतना भ्रूण हत्या हो जाता है। उस अल्ट्रासाउंड के काउंटर पर लिखा रहता है कि लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। आप जाइए कहीं पर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, तो वहां पर लिखा रहेगा लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है ना। इतनी साल की सजा, ये वो धारा इतना, धारा उतना, धारा उतना, सबसे ज्यादा लिंग परीक्षण वही पर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हम कहे तो भ्रूण हत्या है, तो भ्रूण हत्या कैसे रोकेगा समाज में, बच्चा को अगर सिखाना हो भ्रूण हत्या कैसे आप रोक सकते हैं, तो पोस्टर साटने से कुछ नहीं होगा। पोस्टर के पीछे तो हो रहा है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा पोस्टर लगा दिए, कानूनन जुर्म है, ये है, धारा इतना के तहत आपको जेल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे पता चलेगा तब तो, पते नहीं चलने देंगे। समझ में आ रहा ना। तो ऐसे आपका भ्रूण हत्या खत्म नहीं होने वाला, लंबा लंबा पोस्टर बैनर लगा करके आपको समाज में उस कुरीति को हटाना पड़ेगा। भ्रूण हत्या के सबसे पीछे जो बड़ा कारण है वो है दहेज प्रथा, है कि नहीं बताइए आप। प्रत्यक्ष कारण हमको दिख रहा है, प्रत्यक्ष कारण कौन सा दिख रहा है, तो दहेज प्रथा। लोग बेटियों को क्यों मार दे रहे हैं, मार इसलिए रहे कि बेटा है तो उसमें पैसा देना नहीं हमको, लेकिन बेटी जब जन्म लेगी तो इसके विवाह के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, फिर आएगा कहां से, यही ना है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो लोग से अगर आप पूछिएगा तो इसका सबसे मुख्य कारण हमारे सामने कौन नजर आएगा, दहेज प्रथा। अब लोग यह समाज कहना चालू कर देता है कि दहेज लेना गलत है। भाई बात सही है, दहेज लेना गलत है, यह बात तो सही है। लेकिन वही समाज के लोग कहते हैं कि दहेज लेना गलत है, और उसी समाज के लोग यह भी कहते हैं
कि हमको हमेशा समजातीय विवाह करना चाहिए, मतलब अपने ही जात में हम शादी करेंगे। तो ये कहाँ से सही है बताओ? अपने ही जाति में शादी करना यह कहाँ से सही है? संविधान तो कहीं नहीं लिखा। भारतीय संविधान को पूरा पढ़िए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से कहा गया किसी भी आधार पर छुआछूत की भावना को नहीं करना है समाज में। अनुच्छेद 15 कहता है जाति धर्म विशेष के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करना। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया आर्टिकल, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। पूरे संविधान को पढ़ लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अदर कास्ट में विवाह नहीं होना चाहिए, अदर कास्ट में विवाह होना कानूनन जुर्म है, ऐसा लिखा ही नहीं गया। तो लोग नियम कौन बनाया? नियम कौन बनाया? समाज के लोग। समाज के लोग अपना न्यायालय चला रहे हैं कि भैया शादी जो होना चाहिए वो समान जाति में ही होना चाहिए। अब जो लोग यह कह रहे हैं कि समान जाति में विवाह होना चाहिए और वो लोग कह रहे हैं कि दहेज प्रथा गलत है, तो उसको आप तुरंत समझाइए कि जब दहेज प्रथा गलत है तो तुम्हारा वाला न्यायालय कहाँ चला गया? जब दहेज प्रथा गलत है तो क्या यह सही है कि समान जाति में ही विवाह होना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। तो इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन खाली दहेज प्रथा को गलत कहेगा। इसके पीछे के कारण को समझिए। अगर अंतर जातीय विवाह होता, कोई भी कास्ट किसी कास्ट में शादी अगर कर सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% शादी फ्री में हो जाता, 60% एटलीस्ट 60% शादी जो है वो फ्री में हो जाता। हमने कई बार देखा, इस चीज को महसूस किया है कि अंतरजातीय विवाह न होने के कारण दहेज लिया और दिया गया है। अगर अंतरजातीय विवाह हो जाता, किसी दूसरे जात में लड़का शादी करने के लिए मान्य हो जाता, तो वहां पर दहेज नहीं लिया जाता। दोनों एक आदमी, दोनों को पसंद था, लेकिन किसके चक्कर में? खाली समाज के चक्कर में, लोग क्या कहेगा, इसके चक्कर में 10 लाख रुपया ले लिए। समझ में आ रहा ना? अब ये क्या हो गया, ये 60% विवाह फ्री में होता है जब अंतरजातीय विवाह होता है। यहां तक कि सरकार तो प्रोत्साहन देती है इस सब चीजों को, धर्म विशेष से प्रोत्साहन देती है सरकार। आपको पता है कि नहीं? अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है या कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का से शादी करती, तो आप ये बात समझिए कि संविधान के द्वारा उसको, कोर्ट के द्वारा उसको प्रोत्साहन राशि, पैसा मिलता है भाई कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अब सोचिए, अगर आप कोर्ट मैरिज कीजिएगा जहां पर लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो, सरकार के नजर में कोर्ट मैरिज का मतलब क्या? सरकार की नजर में रिकॉर्ड हो जाना कि हाँ आपने विवाह कर लिया है, उसमें लिखा गया है कि उनका जो है धर्म हिंदू था, हम जो है मुस्लिम थे, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार के द्वारा कोर्ट मैरिज करने पर आपको पैसा मिलता है, प्रोत्साहन राशि, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि धर्म से ऊंचे उठ करके आप काम किए हैं, ऐसा कभी भेदभाव आपके मन में नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है। सोचिए, धर्म बदलने पर प्रोत्साहन राशि मिला है, अंतरजातीय धर्म विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि मिला है, तो वही संविधान देखिए, पता है इनको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है ना? वही संविधान किसी अन्य जात में विवाह करने पर हमको दंडित कर सकता है? नहीं। संविधान तो हमको प्रोत्साहन देता है कि चलो आप अदर्स कास्ट में शादी की है, अच्छी बात है। कोर्ट मैरिज में ध्यान रखिएगा, जात लिखा भी नहीं जाएगा। धर्म, अगर अंतरजातीय धर्म में विवाह करते तो उसमें अगर आप लिखते हैं ना कि जहां पर कोर्ट मैरिज करने जाते हो, अगर वहां पर कास्ट की अगर बात कीजिएगा कि हम अंतरजातीय विवाह नहीं किए हैं, हम समजातीय विवाह किए, संविधान के अनुसार वो गलत है ना? आपको अंतरजातीय विवाह करना भी क्या है, संविधान के अनुसार लीगल माना गया है ना? समजातीय कीजिए, अंतरजातीय कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भैया समाज के कानून माने तब ना, समाज का न्यायालय माने तब ना, समाज का जज माने तब ना, समाज का वकील माने तब ना। तो हमारा वकील तो वो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तो चला जाता है हवा खाने, कौन आ जाता है हमारे बीच में? समाज। और इसके चक्कर में क्या होता है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होने देंगे, हमारा नाक कट जाएगा, हमारा पगड़ी खत्म हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? यही चलता है ना। और उसके चक्कर में क्या करते हैं भैया, लो तब दो, दहेज प्रथा। चलो भाई, कभी खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक अंतरजातीय विवाह प्रथा को नहीं लाया जाएगा अपने समाज में, तब तक ये दहेज खत्म होने वाला नहीं है। इसके पीछे एक और चीज सरकार ने काम कर रहा है, आरक्षण दे रहा है महिलाओं को। महिलाओं का आरक्षण देने पर बहुत सारा चीज ये सुधरा है। अब महिलाओं को आरक्षण मिला है तो स्वाभाविक सी बात है महिलाएं सेल्फ डिफेंड हो रही है ना?
अपने पैर पर खड़ी हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा प्रतिशतता कम हो जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब लड़कियां जो है अपने पैर पर खड़ी होंगी तो दहेज लेने और देने की प्रथा थोड़ा सा प्रतिशतता कम होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म होने के लिए एक चीज को अपनाना पड़ेगा, अंतर जातीय विवाह। आरक्षण भी देना पड़ेगा महिला को और अंतरजातीय विवाह को पूरा छूट देना होगा, तब जाकर के 70% जो है दहेज प्रथा वाला बात समाप्त हो जाएगा। 30% जो बचेगा उसको देख करके शर्म आएगा तो वो खत्म कर देगा, क्योंकि उसको देख कर शर्म आएगा ना, अपने अगल बगल में दहेज नहीं ले रहा है तो वो भी अब लेना बंद कर देगा। समझ रहे हैं हमारे बात को? इसके पीछे तो देखिए, कोई भी सोशल इशू जब होता है ना तो उसके पीछे के मुद्दा को समझिए कि भाई ये क्यों है। तो अगर हमको बच्चा को दहेज प्रथा सिखाना हो, अगर हमको बच्चा को ये रूढ़िवादिता सिखाना हो, पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ाना, तो हम लोग समाज से जोड़कर सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं? अभी हम आपको पूर्वाग्रह के बारे में समझा दिए कि नहीं? कहीं ऐसा लगा है कि हाँ बहुत ज्यादा याद करना है इसमें, है नहीं ना? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सर 2.5 लाख मिल रहा है, देखिए सर अनुच्छेद के बारे में कुछ पढ़ा दीजिए सर। बाबू सीटेट में ना अनुच्छेद आपसे नहीं पूछा जाता है, हम तो सीधे चर्चा किया। अभी तो हम लोग बीपीएससी का आप लोग जब तैयारी कीजिएगा उसमें अनुच्छेद वगैरह पढ़ना है, इसमें अनुच्छेद के बारे में नहीं पूछा जाता है ना? इसीलिए समय व्यर्थ हो जाएगा फिर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, 2.5 लाख मिलता होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि मिलता है, ठीक है ना? चलिए, तो सामाजिक विज्ञान भी, राजनीतिक विज्ञान को भी आप ऐसे सिखा सकते हैं, इतिहास को भी। भूगोल में आप जीवन शैली, पर्यावरण, जीव जंतु, जल प्रणाली, स्थलाकृति के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। फाइनली आप तीनों विषय के बारे में समझ गए कि बच्चा को गणित हम कैसे आसानी से सिखाएं, और उसके साथ साथ में बच्चा को हम विज्ञान कैसे आसानी से सिखाएं, और विज्ञान के साथ साथ में हम बच्चा को सोशल साइंस कैसे आसानी से सिखाएं। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर सवाल कैसे पूछेगा? तो देखिए सवाल आपके नोट्स में है, जवाब दीजिए जल्दी से, पढ़िए ना सवाल पहले। पुष्पा कुमारी कह रही है सबको गवर्नमेंट वाला बॉय चाहिए, वाह चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तो और जवाब दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। अभी हम आपको बताए हैं कि गणित यह मानता है ना कि बच्चा में सोचने का और लॉजिक पावर डेवलप करने का एक निश्चित तरीका होता है। तो नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, मतलब निगेटिव थॉट को लेकर आपके सामने आना है ना? देखिए पहला कह रहा है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। आप ही बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा। हर कक्षा के लिए अलग अलग क्रियाकलाप होना चाहिए या फिर एक ही क्रियाकलाप सब क्लास में होना चाहिए? बताइए। अलग अलग? अरे बोलो ना, जैसे क्लास 8वीं के बच्चा को पढ़ाने जा रहे हो और क्लास दूसरी के बच्चा को पढ़ाओगे तो दोनों का क्रियाकलाप एक ही तरह होगा, एक्टिविटी दोनों को एक ही एक्टिविटी से पढ़ाइएगा, नहीं ना अलग अलग एक्टिविटी। ये बात तो सही हो गया, ये तर्क का पालन कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि कौन पालन नहीं कर रहा। दूसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। हमने कल बताया था ना कि कोई भी पुस्तक लिखने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कमर हिंदी या मनोहर पोथी को जब आप पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले क ख ग लिखा रहता था, उसके बाद 2 वर्ण वाला, उसके बाद 3 वर्ण वाला, उसके बाद छोटी छोटी कविताएं, तब उसके बाद में कहानियां लिखा रहता था ना। आपने सोचा कि पहले ही पेज में कहानी काहे नहीं लिख दिया? क्योंकि पुस्तक को लिखने का अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक तरीका होता है, इसलिए। तो ये भी बात सही है। तीसरा कहा था उसे पढ़ाने की विधि, ये तो बात सही है। हमने आपको कल ही बताया था कि बच्चा को उम्र के अनुसार क्षमता, शिक्षण सूत्र नहीं बताए थे, टीचिंग फार्मूला, तो उसमें हम आपको क्या बताते कि बच्चा की उम्र, क्षमता, अधिगम के अनुसार, अधिगम स्तर के अनुसार ही हमको विधि का चयन करना चाहिए या शिक्षण सूत्र का चयन करना चाहिए। तो सब क्लास में पढ़ाने का विधि हमारा अलग अलग होगा कि एक ही होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सब क्लास के बच्चों का उम्र अलग है, क्षमता अलग है, योग्यता अलग है, लर्निंग लेवल अलग है। तेरी बात सही है, हमसे सही नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? गलत कौन है? चौथा कहा अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित सूत्र बताना, ये गलत हो गया। देखिए हमेशा निर्धारित का मतलब प्रश्न की कठोरता को बढ़ा रहा है। जहां कहेगा केवल, जहां कहेगा निर्धारित, जहां कहेगा इतना ही, जहां कहेगा उतना ही, जितना, जहां कहेगा ऐसे ही, जहां कहेगा केवल वैसे ही,
ये सब प्रश्न की कठोरता को बढ़ाता है और ये सारे के सारे निगेटिव टैग माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहा कि निर्धारित सूत्र बताना, कह रहा है कि मैथ में बच्चा को हम सॉल्यूशन के लिए केवल फोकस करके इतना ही सूत्र बताएंगे, इतना ही रट जाओ, ऐसी से प्रश्न आएगा। ऐसा तो हम कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि हम एनसीएफ ये बोले कि बच्चा को सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। हम क्या बोले? सूचना को ज्ञान मानना है क्या ना? हम तो बोले कि सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, समझ को ज्ञान मानवाइए बच्चा। अब जहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग कराया जा रहा है वहां पर बच्चा को केवल निर्धारित सूत्र बताया जाएगा प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए, नहीं ना? तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 6 से 8 है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को मतलब लैंग्वेज जो साइंस का टीचिंग है वो कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, हमने अभी विज्ञान शिक्षण के बारे में ऊपर बताया है कि विज्ञान कैसे बच्चा को पढ़ाना है, तो विज्ञान शिक्षण के बारे में बताया तो उसमें हम कभी बोले हैं कि हाँ हमको विज्ञान इसलिए पढ़ाना चाहिए कि बच्चा को हम कंपटीशन की भावना जागृत करें। कंपटीशन वाला बात तो बोले ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सीधे गलत। 2 कह रहा है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता। संवेगात्मक मतलब इमोशनल, तो विज्ञान में कोई इमोशन काम नहीं करता है। विज्ञान विज्ञान होता है, विज्ञान लॉजिक पर चलता है, तर्क पर चलता है, थॉट पर चलता है, इमोशन पर नहीं चलता। भाषा आपका इमोशन पर चल सकता है, कवि का भाव। जैसे कोयल अगर पेड़ पर बैठ करके कू कू कर रही है तो कवि का भाव कह देगा कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कभी अगर पहाड़ से बहते हुए झरना को देखा है तो उस पर 2 लाइन लिख सकता है। कभी अगर बहते हुए नदियों को देखा तो उसके बारे में लिख सकता है। तो भाव या इमोशन आपका किस में काम करेगा? लैंग्वेज में, भाषा में। विज्ञान में आपका इमोशन काम नहीं करता। विज्ञान तो भैया जो है सो है। अच्छा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल होता है तो होता है कि नहीं? अगर आपसे कहे कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये जल होता है तो होता है, या फिर कहिए कि सर पहले के जमाना में जल होता था अभी नीला कर दीजिए, होगा? जल है तो है। विज्ञान और गणित की जो सूत्र है या फिर गणित का अवधारणा या विज्ञान का अवधारणा है उसमें किसी भी रुचि और रुचि का प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम कहेंगे कि 2 गुना 2 बराबर 4 होगा तो होगा। आप ये सर बहुत पहले के जमाने में 4 होता था, 5 कीजिए, नया जमाना आ गया, ऐसा संभव है? या फिर आपको ये नहीं सर 4 लिखने का मन नहीं है 6 लिख दीजिए, तो गलत हो जाएगा भाई। मन, आपके मन से विज्ञान और गणित में कुछ नहीं होता है। विज्ञान और गणित का अपना लॉजिक है, उसी के अनुसार आपको चलना होगा। हमारी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए दूसरा कह रहा है कि संवेगात्मक रूप से संतुलित करने के लिए विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। 2 नंबर गलत हो गया। कहता है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। संगणना कौशल आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या। संगणना कौशल का मतलब प्लस माइनस गुना भाग का स्किल, है ना? प्लस माइनस गुना भाग का स्किल। कौशल का मतलब क्या हुआ? स्किल। अब देखिए हाँ ये बात थोड़ा थोड़ा अब हमको आ रहा है, पॉजिटिव थोड़ा सा आ रहा है कि भाई प्लस माइनस गुना भाग इस सब के कौशल को विकसित करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। चलो ये हमको लगा कि ये सकारात्मक हो सकता है, लेकिन अभी आंसर नहीं मारेंगे। हमसे ये कहा, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि संगणना कौशल विकसित करने का उद्देश्य किसका? विज्ञान शिक्षण का। मतलब साइंस टीचिंग ये चाहता है कि भाई प्लस माइनस गुना भाग का विकास बच्चों में हो। चलो ठीक है। 4 नंबर कहता है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। और रचनात्मकता के बारे में अभी हम आपको विज्ञान में सिखा है। रचनात्मकता का विकास होगा कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। अब रचनावादी उपागम जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में आया रचनावादी। रचनावादी मतलब बच्चा को हम खुलकर मौका देंगे, बच्चा को हम खुलकर अवसर देंगे, बच्चा को काम करने का अवसर देंगे, बच्चा को पूरा फ्रीडम देंगे। और जहां पर बच्चा को अवसर, फ्रीडम, अपने से काम करने का मौका मिल रहा है उससे अच्छा वातावरण कोई ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। बोले ना, वहां पर प्लस माइनस गुना भाग सब करने का मौका उसको खूब मिलेगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन ऐसे समझिए मीठा तो दोनों है, लेकिन ये बतासा है, ये रसगुल्ला है। नहीं समझे?
मतलब ये है कि इसमें केवल प्लस माइनस गुना भाग पर फोकस होगा, लेकिन रचनावादी शब्द का जब प्रयोग करोगे तो वो सबका उपयोग करना चालू कर देगा। तो आप ऐसे ही समझिए ना कि उजला दोनों है, लेकिन वो बतासा है कि रसगुल्ला है। समझ रहे हैं? तो ज्यादा टेस्टी को नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ में आप जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बुआ, ध्यान रखिएगा, लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन नहीं करता सीधे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे ये एनसीएफ का ही क्वेश्चन है, लेकिन लल्लू पंजू टाइप ये क्वेश्चन लग रहा है आपको? बहुत ही लॉजिकल प्रश्न पूछता है, इसीलिए लॉजिकल प्रश्न को बनाने के लिए लॉजिकल पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको गारंटी दिलाते हैं, कल से लेकर के आज तक के लेक्चर को अगर आप सुने हैं एनसीएफ में, मतलब जो भी एनसीएफ का लेक्चर हम आपको दिए हैं, अगर ये पूरा लेक्चर को आप सुन लिए होंगे ध्यान पूर्वक हमारे बातों को, तो आज ही जाकर के आप किताब में पलटिएगा एनसीएफ टॉपिक। आज जाकर के कोई भी किताब में एनसीएफ टॉपिक पलटिएगा और एनसीएफ का क्वेश्चन बनाना आप चालू कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। हमारे सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन बनना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, बन जाएगा आपसे, मेरा दावा है। आप जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो शाम को हम जो है आपके ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे, आप एक बार उसको सॉल्व करके देखिएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व होगा? नोट्स में रखने से नहीं, जितना बात बोले हैं ना खाली दिमाग में होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम आज शाम को डाल देंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम जो ये टॉपिक से सवाल बन रहा है, मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़े तो उसका सवाल बनना चाहिए ना, है कि नहीं? तब क्लियर होगा कि हाँ पकड़ में आ रहा है। तो आज शाम को डाल देंगे, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा, ठीक है। कल आप लोग आइएगा, मतलब नेक्स्ट डे, कल तो संडे है, नेक्स्ट डे आप लोग जब आइएगा तो उसके बाद नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लग रहा होगा तो नहीं कहेंगे कुछ, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। रोज तो कहते ही है